Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the question number 5. The question says the angle between the electric lines of force and the equipotential surface is in dash. तो देखिए बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस, उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और बच्चों, ऐसा होने का मैं रीजन भी आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि ये आपकी सरफेस है, तो यहां पर फील्ड इस तरीके से होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि अगर फील्ड ऐसी ना होकर के लेटर से ऐसी होती, ठीक है, तो इस फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट यहां पर आ गया होता, और टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया होता मतलब सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में भी फील्ड होती, और अगर सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड होती तो पोटेंशियल चेंज हो रहा होता सरफेस के अलोंग, तो वो इक्विपोटेंशियल नहीं कहला सकता था। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 21. द क्वेश्चन सेज two hollow conducting spheres of radii r1 and r2 where r1 is much greater than r2 have equal charges. The potential would be, first option is equal on both the spheres, second है dependent on the material property of the spheres, तीसरा ऑप्शन है more on bigger sphere, और चौथा ऑप्शन है more on smaller sphere. तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है कि दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है, और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि r1 जो है r2 के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये भी कहा गया है कि दोनों के पास चार्ज बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि V1 हो जाएगा, पहले वाले का पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाय R1, और दूसरे वाले का पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाय R2। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि R2 तो बहुत छोटा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, V2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू V1। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों मोर ऑन कौन से वाले पे? स्मॉलर स्फीयर पे। ठीक है। चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 39. द क्वेश्चन सेज 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance of L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance r where r is much greater than L varies as. तो देखिए बच्चों, हमारे को दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसे हम लोग शॉर्ट डाइपोल कह सकते हैं क्योंकि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है वो बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऐसे केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आती है, तो वो आती है KP बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा, और ये रहा थीटा। ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कैसी है, तो वो 1/r³ जैसी है। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर KP/r³ वाला टर्म आ रहा है। ठीक है। चलिए बच्चों, लेट्स हैव लुक एट द क्वेश्चन नंबर 47. द क्वेश्चन सेज a capacitor of capacitance C equal to 900 picofarad is charged fully by 100-volt battery B as shown in figure A. Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance C equal to 900 picofarad as shown in figure B. The electrostatic energy stored by the system B is dash. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले एक कैपेसिटर 900 पिकोफैरेड जिसकी कैपेसिटेंस थी उसे चार्ज किया गया 100 वोल्ट बैटरी के साथ। अब बैटरी को हटा दिया गया और इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया एक बिल्कुल सिमिलर कैपेसिटर के साथ जो कि शुरुआत में अनचार्ज था। ठीक है। अब क्या होगा, कनेक्शन के बाद ऑब्वियसली दोनों ही चार्ज हो जाएंगे, तो हमारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी बताना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर पहले चार्ज Q और माइनस Q था, तो अब क्योंकि सिमिलर कैपेसिटर आ गया पर वो अनचार्ज था, तो होगा क्या कि अब यहाँ पर Q/2 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर भी Q/2 चार्ज आ जाएगा सिमेट्री से, यहाँ -Q/2 और यहाँ भी -Q/2। क्लियर है?
तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू बाई टू स्क्वेयर अपॉन टू सी। मैंने क्यू स्क्वेयर अपॉन टू सी वाला फॉर्मूला लगाया है ना, लेकिन यहाँ दो कैपेसिटर थे तो टू का फैक्टर आ गया और चार्ज कितना है? क्यू बाई टू है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो टू से टू तो कट गया, तो ये हो गया क्यू स्क्वेयर अपॉन फोर सी। ठीक है, अब Q की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? तो Q बराबर हमें पता है कि पहले वाले डायग्राम को देख करके समझ में आ रहा है कि Q बराबर CV था, तो यहाँ पर CV पुट कर देता हूं मैं। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/4 CV स्क्वेयर। तो देखिए बच्चों 1/4 CV स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1/4 इंटू 900 इंटू 10 टू द पावर, ये पिको फैरेड है तो -12 हो जाएगा, और V कितना दिया हुआ था? 100, तो इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये आ जाएगा कितने के बराबर? तो 9/4 हो जाएगा 2.25। ठीक है, और यहाँ पर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, और ऊपर 10 की पावर -12 है, तो ये रह गया 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर।